students, welcome to Acadexcel. My name is Gurpreet Kaur. I am your chemistry teacher. बच्चे Acadexcel आपके लिए लेकर आ चुका है NCERT डिकोड कोर्स स्पेशली फॉर क्लास 10 बोर्ड स्टूडेंट्स. सो बच्चे इस कोर्स में आपको कंप्लीटली साइंस का सिलेबस जो है वो कवर करवाया जाएगा. कोर्स स्टार्ट डेट हमारी 2 अक्टूबर है और एंड डेट जो है वो 12 नवंबर है. तो इस कोर्स के फीचर की अगर मैं बात करूं तो इस कोर्स में बच्चे आपको NCERT लाइन टू लाइन करवाई जाएगी. बोर्ड लेवल में आपके जितने भी क्वेश्चंस है, चाहे वो एमसीक्यू हो, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन हो या फिर सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हो, उन क्वेश्चन को बोर्ड में कैसे अटेम्प्ट करना है ये सारी गाइडेंस आपको इस कोर्स में बच्चे प्रोवाइड की जाएगी. और आप यहाँ पर हमारे कोर्स का प्लानर जो है वो चेक कर सकते हो. इस प्लानर का लिंक जो है बच्चे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसको वहां से आप डाउनलोड भी कर सकते हो. और आप कोई भी अपडेट जो है वो मिस ना करो, उसके लिए आपको अकेडेक्सल के टेलीग्राम का लिंक भी बच्चे मिल जाएगा. सो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए. चलिए स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर नंबर 3 मेटल एंड नॉन मेटल का, जिसमें आज हम कवर करने वाले हैं हाउ डू मेटल एंड नॉन मेटल रिएक्ट. मेटल और नॉन मेटल जो है ये कैसे रिएक्ट करते हैं, देन अकरेंस ऑफ मेटल, क्रोजन और एनसीईआरटी के क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी हम देखेंगे. सो चलिए स्टार्ट करते हैं. चैप्टर नंबर 3 मेटल एंड नॉन मेटल. सो यहाँ पर ब्लू कलर में मेरे पास मेटल्स है, ग्रीन में मेटलॉइड्स है और ये जो है मेरे पास ये क्या है, नॉन मेटल है. कितने नॉन मेटल जो है वो गैसियस स्टेट में है, कमेंट बॉक्स में बताइए. चलिए, हाउ डू मेटल एंड नॉन मेटल रिएक्ट. सो हमने जो हमारा लेक्चर नंबर 2 था वहां पर रिएक्टिविटी सीरीज देख ली थी मेटल की. अब आपने क्लास 9th में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का कॉन्सेप्ट भी पढ़ा होगा. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है एलिमेंट्स की हम कैसे लिखते हैं, वहां पर आपने देखा होगा कि जो नोबल गैसेस होती है which have a complete filled valence shell show later chemical activity. It means उनका जो वैलेंस शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स है वो कंप्लीटली फिल्ड होते हैं, तो ये केमिकल एक्टिविटी इनकी कैसी होती है, कम होती है, इसीलिए हम इनको क्या बोलते हैं, इनर्ट बोलते हैं. We therefore explain the reactivity of element as tendency to attain a complete filled valence shell. So जो एलिमेंट्स है उनकी टेंडेंसी भी क्या होती है कि हमें भी नोबल गैस जैसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो अचीव करनी है. तो आज हम बात करेंगे कि वो कैसे अचीव करते हैं. अब एलिमेंट्स जो है उसके पास 2 ऑप्शन है, या तो वो इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज कर दे, और अगर उसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स है और वो लूज कर दे और नोबल गैस जैसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर ले, या फिर दूसरे से इलेक्ट्रॉन गेन कर ले. और एक थर्ड ऑप्शन भी रहती है जिसमें क्या होता है, कोवलेंट बॉन्ड बनता है शेयरिंग से, म्यूचुअल शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन्स की. चलिए आज हम जो बात करने वाले हैं, लेट्स हैव अ लुक एट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नोबल गैसेस एंड सम मेटल एंड नॉन मेटल. सो वी कैन सी फ्रॉम टेबल 3.3. सो यहाँ पर हमारे पास टेबल है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गिवन है एलिमेंट्स की. सोडियम एटम हैज अ 1 इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटरमोस्ट शेल. अब सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो. सोडियम जो है इसमें एटॉमिक नंबर कितना है, 11 है. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम लिखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 और 11 है, तो 3 में कितना आएगा, 3s में आएगा 1. आप काउंट करो टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो चुके हैं, 11 इलेक्ट्रॉन्स हो चुके हैं. अब इसके 3s में एक इलेक्ट्रॉन है. अगर इसको नोबल गैस जैसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चाहिए, कौन सी नोबल, नियॉन जैसी 2 8, तो उसके लिए इसको क्या करना पड़ेगा, ये इलेक्ट्रॉन जो है इसको लूज करना पड़ेगा. अब ऐसे ही आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसकी देखो, क्लोरीन की. सो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना है, 17 है और इसके पास कितना 2 8 और 7 इलेक्ट्रॉन है. अब इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 7 इलेक्ट्रॉन्स है. इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए और ये क्या हो जाएगा, नोबल गैस जैसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर लेगा. इसकी टेंडेंसी होगी इलेक्ट्रॉन को गेन करने की, और यहाँ पर ये क्या करेगा, लूज करेगा. तो यहाँ से आप देखिए, if it lose the electron from its m shell, then its l shell now become the outermost shell and that has a stable octet. अब देखो शेल्स क्या होते हैं, क्वांटम नंबर हमने पढ़ा था. क्वांटम नंबर में हमने देखा था कि अगर n की वैल्यू कितनी है, 1 है तो k शेल होगा, अगर n की वैल्यू 2 है तो l शेल होगा, 3 है तो m शेल होगा. इट मीन्स यहाँ पर देखो 1s2 2s2 और 2p6
देन 3s1। अब जो सोडियम है हमारे पास, सोडियम के शेल में कितने थे? 2 इलेक्ट्रॉन थे। एल शेल में कितने थे? 8 इलेक्ट्रॉन थे। और एम में कितने थे? 1 इलेक्ट्रॉन था। 8 और इसमें कितना? 1 इलेक्ट्रॉन है। आप देखो जैसे ही इसने क्या किया, 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया। फर्स्ट शेल हो गया, ये फर्स्ट शेल हो गया, ये सेकंड शेल हो गया। अब देखो थर्ड शेल जो था, थर्ड शेल जिसमें हाईएस्ट वैल्यू ऑफ एन रहती है, वो मेरे पास क्या होता है? आउटर मोस्ट शेल होता है। यहाँ पर अब ये क्या है? आउटर मोस्ट शेल है, आउटर मोस्ट शेल है। बट जैसे ही क्या होगा, 3 से इलेक्ट्रॉन चला गया, तो अब क्या हो जाएगा? N प्लस बन जाएगा, सोडियम प्लस हो जाएगा। सोडियम प्लस में हमारे पास अब क्या होगा? 2p में 6। इट मीन अब यहाँ पर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो कौन सा है? जहां पर N की वैल्यू 2 है और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 8 इलेक्ट्रॉन, सेम लाइक नोबल गैस। सो ये आपके पास क्या होगा? आउटर मोस्ट शेल बन जाएगा, N की वैल्यू 2। चलिए उसके नेक्स्ट क्या है? The nucleus of this atom still has 11 प्रोटॉन। अब सोडियम जो है उसके पास 11 प्रोटॉन्स तो है, बट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैज बिकम 10। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने बन चुके हैं? 10 हो चुके हैं। सो देयर इज अ नेट पॉजिटिव चार्ज गिविंग अस अ सोडियम कैटाइन। सो यहाँ पर आपको क्या मिल गया? सोडियम का कैटाइन मिल गया। ऑन द अदर हैंड क्लोरीन हैज 7 इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटरमोस्ट शेल। सो क्लोरीन का जो आउटरमोस्ट शेल है उसमें 7 इलेक्ट्रॉन्स है। मैंने आपको यहाँ पर जैसे आप देख सकते हो कितने हैं? 7 है। 1 इलेक्ट्रॉन गेन करके 8 हो जाएंगे। अब देखो, एंड इट require one more electron to complete its octet if sodium and chlorine were to react। अगर सोडियम और क्लोरीन जो है वो रिएक्ट कर रहे हैं, then the electron lost by sodium could be taken up by chlorine। after gaining electron the chlorine atom get a unit negative charge। दो चीजें होती है, अगर इलेक्ट्रॉन जो है एक्स एलिमेंट है, अगर इलेक्ट्रॉन जो है उसने क्या किया है? लूज किया है। इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज किया है, अच्छा इसको माइनस ही लिख लो ना, कि इलेक्ट्रॉन यहां से क्या हो गया? माइनस हो गया। तो क्या हो जाएगा? यहां पर प्लस का चार्ज आएगा, तो क्या फॉर्म हुआ? केटाइन फॉर्म हुआ। एक इलेक्ट्रॉन कटा तो केटाइन का फॉर्मेशन हुआ। अब अगर इलेक्ट्रॉन जो है वो ऐड होता है तो क्या होता है? अनाइन का फॉर्मेशन होता है, जिसको हम माइनस का चार्ज लिखते हैं। सो माइनस है ना अगर, तो इट मीन्स इलेक्ट्रॉन गेन हुआ है। अगर प्लस है तो इलेक्ट्रॉन बाहर चला गया है, कट गया है, कट गया तो कैटाइन बन गया। अब नेक्स्ट देखो, गेट अ यूनिट नेगेटिव चार्ज बिकॉज इट्स न्यूक्लियस हैज 17 protons and there are 18 electron in Kl and M shell. This gives us a chlorine anion. So both these elements can have a give and take relationship between them as follow in figure 3.5। so आप देखो यहाँ पर 3.5 फिगर में दिखाया गया है कि कैसे सोडियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज किया तो वो केटाइन के फॉर्मेशन में हुआ। क्लोरीन ने क्या किया? एक इलेक्ट्रॉन जो उसने दिया गेन किया, और यहाँ पर आपके पास क्या बन गया? क्लोराइड का अनाइन बन गया। अब देखो, सोडियम ने एक लूज किया तो किसने ले लिया? क्लोरीन ने ले लिया। और यहाँ पर आपके पास क्या बन गया? NaCl। सो NaCl जो है वो कैसा कंपाउंड है? जहां पर इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या हो रहा है? ट्रांसफर हो रहा है, कंप्लीटली इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गया। तो जहां पर कंप्लीटली इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है वो होता है आयनिक बॉन्ड, और इनको हम क्या बोलेंगे कि ये आयनिक कंपाउंड है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। Sodium and chlorine ion being oppositely charged attract each other and are held by a strong electrostatic force। So यहाँ पर जो आयनिक बॉन्ड है उन ऑपोजिट चार्ज में बना है, तो उनके बीच में एक स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा to exist as a sodium chloride। It should be noted that sodium chloride does not exist as a molecule but aggregate to oppositely charged ion। लेट अस सी द फॉर्मेशन ऑफ वन मोर आयनिक कंपाउंड। दूसरा आयनिक कंपाउंड कौन सा है? मैग्नीशियम क्लोराइड। ये रहेगा इसका फॉर्मूला मैग्नीशियम क्लोराइड का। तो चलिए देखते हैं कैसे फॉर्म हुआ है। मैग्नीशियम है आपके पास, मैग्नीशियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? 1s2, 2s2, 2 पे 6 और 3s2।
अब देखो यहाँ पर अगर इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है तो 2 इलेक्ट्रॉन जो है इसको क्या करने पड़ेंगे, लूज करने पड़ेंगे। तो क्या ये बन जाएगा 2 और 8। अब 2 इलेक्ट्रॉन का इसने क्या किया है, लूज किए हैं। तो यहाँ पर अब क्या बनेगा, मैग्नीशियम +2 बनेगा और 2 इलेक्ट्रॉन बाहर चले गए। क्लोरीन, क्लोरीन के साथ बनाना है। अब एक क्लोरीन जो है वो तो सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन ले सकता है, तो इसीलिए मैग्नीशियम के साथ क्लोरीन जो है वो कितने अटैच होते हैं, 2 क्लोरीन जो है वो अटैच होंगे। तो मैग्नीशियम का एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन ने ले लिया, दूसरा इसने ले लिया और आपके पास ये बॉन्ड बन गया, आयनिक कंपाउंड बन गया मैग्नीशियम क्लोराइड का। चलिए, the compound formed in this manner by the transfer of electron from metal to non-metal are known as the ionic compound। इसको क्या हम बोलते हैं, आयनिक कंपाउंड भी बोलते हैं और दूसरा इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड। कैन यू नेम द केटाइन और एनाइन प्रेजेंट इन मैग्नीशियम क्लोराइड। अब मैग्नीशियम क्लोराइड में एनाइन और केटाइन आपको बताना है। तो एनाइन जो है ये तो क्लोरीन है और केटाइन कौन सा है, केटाइन हमारे पास मैग्नीशियम +2 है। ठीक है बच्चे, चलिए नेक्स्ट देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड। अब आयनिक कंपाउंड जो फॉर्म हुआ उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे कि उनका प्रॉपर्टीज कैसी होती है। उसके लिए एक एक्टिविटी है, टेक सैंपल ऑफ सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम आयोडाइड, बेरियम क्लोराइड और एनी अदर सॉल्ट फ्रॉम द साइंस लेबोरेटरी। सो यहाँ पर हमने आयनिक कंपाउंड जो है उनके सैंपल लिए हैं। टेक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ सैंपल ऑन द मेटल ऑन अ मेटल स्पैचुला एंड हीट डायरेक्टली ऑन द फ्लेम। सो जैसे आपको यहाँ पर दिख रहा है, आपको क्या करना है, सैंपल लेना है, उसको डायरेक्टली क्या करना है, हीट करना है। नेक्स्ट, what did you observe, did the sample impact any color to the flame, does this compound melt। अब देखो जो आयनिक कंपाउंड है जब आप उसको हीट पे लेके जाओगे तो फ्लेम जो है वो शो करेंगे। नेक्स्ट है डू दिस कंपाउंड मेल्ट, ट्राई टू डिसॉल्व द सैंपल इन वाटर, पेट्रोल एंड केरोसिन, आर दे सॉल्युबल। पहला तो हमें ये बताना है कि ये कंपाउंड जो है वो मेल्ट हुए हैं कि नहीं हुए। सेकंड ये बताना है कि ये किस में सॉल्युबल है, वाटर में सॉल्युबल है या फिर पेट्रोल और केरोसिन में सॉल्युबल है। नेक्स्ट, मेक अ सर्किट एज शोन इन फिगर 3.8 एंड इंसर्ट द इलेक्ट्रोड इनटू अ सॉल्यूशन ऑफ 1 सॉल्ट। ठीक है, सो यहाँ पर अब फिगर कितना है मेरे पास 3.8। यहाँ पर हमने क्या किया, सॉल्ट लिया, उसको कंपाउंड लिया, उसको हीट किया और वहां से कुछ क्वेश्चंस का हमें आंसर करना है। और उसके अलावा और क्या है, यहाँ पर हमने क्या लिया है, सॉल्ट सॉल्यूशन लिया है, इलेक्ट्रोड डाले हैं, यहाँ पे बल्ब जो है वो कनेक्टेड है, बैटरी है। अब ओके, व्हाट इज योर इन्फ्लुएंस अबाउट द नेचर ऑफ दिस कंपाउंड। ठीक है, सो ये 2 एक्सपेरिमेंट करने के बाद हमें देखना है कि इनका नेचर जो है वो कैसा है। You may have observed that the following general properties for the ionic compound. Physical nature. Ionic compound are solid and are somewhat hard because of the strong force of attraction between the positive and negative ions. अब देखो यहाँ पर strong force of attraction है, तो ये वाला क्वेश्चन क्या ये मेल्ट हो जाएंगे, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है आइंस के बीच में, तो क्या हीट करने पर ये मेल्ट हो जाएंगे, हमने जितना अमाउंट ऑफ हीट किया उसके बाद मेल्ट होंगे कि नहीं, नहीं। इनका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होगा ये कैसा होता है, हाई होता है। सो दीज कंपाउंड आर जनरली ब्रिटल एंड ब्रेकन इनटू पीसेस व्हेन प्रेशर इज अप्लाइड। तो प्रेशर अप्लाई करेंगे तो कैसे हो जाएंगे, ब्रिटल है ये। नेक्स्ट, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। आयनिक कंपाउंड हैव अ हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। सो उसके पीछे का रीजन क्या है कि इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कैसा होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इस वजह से इनका जो मेल्टिंग है और बॉइलिंग पॉइंट है ये हाई होता है, क्योंकि उसको ब्रेक करने के लिए हमें ज्यादा अमाउंट में एनर्जी देनी पड़ेगी। नेक्स्ट मूव करते हैं, सॉल्युबिलिटी। इलेक्ट्रोविलेंट कंपाउंड आर जनरली सॉल्युबल इन वाटर। वाटर कैसा है, पोलर है, पोलर है। सो इसमें ही ये क्या होंगे, डिसॉल्व होंगे आयनिक कंपाउंड and insoluble in solvents such as kerosene and petrol। Then बात आती है conductivity, conduction of electricity। The conduction of electricity through a solution involve the movement of charge particle। अगर मुझे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी देखनी है तो चार्ज पार्टिकल का क्या होना चाहिए, मूवमेंट होना चाहिए।
अ सोल्यूशन ऑफ आयनिक कंपाउंड इन वाटर कंटेन्स आयन। सो सोल्यूशन है सॉल्ट का वाटर में, तो उसमें आयन जो है वो प्रेजेंट होंगे, which move to the opposite electrode when electricity is passed through the solution. Ionic compound in the solid state do not conduct electricity because the movement of ions in a solid is not possible due to their rigid structure. It means जो ionic compound है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, वहां पर आइंस जो है अगर वो फ्री है, किसमें, सोल्यूशन में, वाटर के सोल्यूशन में आइंस जो है वो प्रेजेंट होंगे एक्वस और उसके मोल्टन स्टेट में, ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे। लेकिन जब सॉलिड स्टेट रहती है उसमें ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेंगे। उसके पीछे का रीजन क्या है कि जो आइंस है उनकी मूवमेंट जो है वो नहीं हो पाती। चलिए नेक्स्ट, दिस इज पॉसिबल इन द molten state since the electrostatic force of attraction between the oppositely charged ion are overcome due to the heat. सो इतना पॉइंट आपको क्लियर है कि सॉलिड में नहीं करते, लेकिन एक्वस और उसकी जो मोल्टन स्टेट है उसमें कर लेंगे, क्योंकि वहां पर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कैसी होगी, इतनी स्ट्रांग नहीं होगी, वो वीक होगी। हीट करेंगे तो हम उस फोर्स को ओवरकम कर सकते हैं। चलिए, द आयन मूव फ्रीली एंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है एनसीईआरटी के क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, राइट द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर फॉर सोडियम ऑक्सीजन एंड मैग्नीशियम। सो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हमें लिखनी है। सबसे पहले तो आप देखो सोडियम, सोडियम जो है इसका एटॉमिक नंबर 11 है। तो यहाँ पर ये क्या होगा, सोडियम, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, एक है, तो यहाँ पर हम एक डॉट लगाएंगे। उसके बाद है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का कितना है, 8 है, तो और इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, 6 होंगे, तो ये हो गए 6। अब वैलेंस शेल कैसे देखते हैं, 1s2, 2s2 और 2p4। आप देखो आउटरमोस्ट शेल कौन सा है, सेकंड है, तो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 6 है, तो 6 इलेक्ट्रॉन जो है ये बॉन्ड में पार्टिसिपेट भी करेंगे, रिएक्शन में पार्टिसिपेट भी कर रहे हैं, तो इट मींस यहाँ पर कितने वैलेंस शेल हो गए, यहाँ पे 6 हो गए। उसके नेक्स्ट है मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना, 12, और इसका डॉट स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बन जाएगा। चल डन। नेक्स्ट है शो द फॉर्मेशन ऑफ Na2 एंड MgO बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सो बच्चे यहाँ पर हमें क्या करना है, जो सोडियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है इनका स्ट्रक्चर जो है ड्रॉ करना है कि कैसे ये कंपाउंड का फॉर्मेशन जो है ये कर रहे हैं। सो चलिए यहाँ पर कर लेते हैं। कौन है मेरे पास, सोडियम का ऑक्साइड है और दूसरा है मैग्नीशियम का ऑक्साइड। अब देखो सोडियम के पास तो क्या है, 2 8 और एक ये कॉन्फ़िगरेशन है, और इसके पास ये एक इलेक्ट्रॉन रहेगा। ऑक्सीजन के पास कितने होते हैं, 6 होते हैं, 6 रहते हैं, 2 और 6, ये रहेगी कॉन्फ़िगरेशन। मींस एक ऑक्सीजन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। अब यहां से एक सोडियम ने अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया, और एक और सोडियम चाहिए जो अपना इलेक्ट्रॉन देगा, तो इसीलिए यहाँ पर कितने हैं, Na2 है, तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन चला गया। अब जो ऑक्सीजन है उसका ऑक्टेट जो है वो क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। आपके पास क्या बन जाएगा, सोडियम प्लस कितने हैं, 2 आइंस है इसके, और ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन के पास कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन जो है इसने ले लिए हैं 2 सोडियम से। सो इस तरह से आपके पास जो है कंपाउंड फॉर्म होगा किसका, सोडियम ऑक्साइड का। सेम ऐसे ही मैग्नीशियम ऑक्साइड में होगा। अब मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है, एक मिनट, मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है इसमें क्या होता है, मैग्नीशियम 2 8 और 2 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। मींस अगर इसको ऑक्टेट कंप्लीट करना है तो ये क्या करेगा, ऑक्सीजन को अपने दोनों इलेक्ट्रॉन जो है ये दे देगा। तो 2 इसके पास आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये यहाँ से डाल देगा किसके पास, ऑक्सीजन के पास। अब ऑक्सीजन जो है इसका ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट हो चुका है, तो मैग्नीशियम +2 में चला गया 2 8 के साथ, और ऑक्सीजन जो है ये किस में चला जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन इसने ले लिए और इसका भी 2 8 हो जाएगा। मीन्स यहाँ पर भी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन जो है वो अचीव हो जाएगी।
चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या है, व्हाई डू एनी आयनिक कंपाउंड हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। हाई मेल्टिंग पॉइंट क्यों होता है, क्योंकि इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो क्या होता है, स्ट्रांग होता है, इसीलिए हाँ जो टेम्परेचर जो मेल्टिंग पॉइंट होगा वो कैसा होगा, हाई होगा। हमें ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट जो है वो प्रोवाइड करवानी पड़ेगी उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करने के लिए। आगे बढ़ते हैं, अक्रेंस ऑफ मेटल। सो अर्थ पर बहुत सारे मेटल जो है वो हमें मिलते हैं अर्थ के अंदर। So the earth's crust is major source of metal. Sea water also contains some soluble salt such as sodium chloride, magnesium chloride. So water के अंदर भी हमें salt मिलते हैं, अर्थ के अंदर भी बहुत सारी metals है। अब the element or compound which occur naturally in the earth crust आर नोन एज अ मिनरल। सो ऐसा एलिमेंट और कंपाउंड जो अर्थ क्रस्ट के अंदर मिल रहे हैं उसको हम क्या बोलते हैं, मिनरल बोलते हैं। एट सम प्लेसेस मिनरल कंटेन अ वेरी हाई परसेंटेज ऑफ पर्टिकुलर मेटल एंड द मेटल कैन बी प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्टेड। सो कुछ मिनरल क्या होते हैं, ऐसे होते हैं जिनमें से एलिमेंट जो है उसको हम प्रॉफिट में क्या कर सकते हैं, एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। मींस उसे निकालना है उस मिनरल से, वहां पर कॉस्टिंग जो है वो क्या आ रही है, कम आ रही है, तो ऐसे मिनरल को हम क्या बोलते हैं, हम उनको बोलते हैं ओर। अब एक क्वेश्चन है, क्या सारे ओर्स जो है क्या वो मिनरल है, क्या सारे ओर्स जो है वो मिनरल है, प्लस क्या सभी मिनरल्स जो है वो ओर्स होते हैं। तो दो क्वेश्चंस है, इनका आंसर क्या होगा। सो ओर्स जो रहते हैं, ऑल ऑल ओर्स आर मिनरल। सारी ओर्स तो क्या होती है, मिनरल्स होती है, ये तो स्टेटमेंट करेक्ट है, बट ऑल मिनरल्स आर नॉट ओर्स। सो सारी मिनरल से हम जो मेटल एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं वो प्रॉफिटेबली नहीं कर पाते। ठीक है, हो सकता है कि कुछ मिनरल ऐसी हो जहां पर हमारा जो कॉस्टिंग आ रही है उसको एक्सट्रैक्ट मींस मेटल वहां से बाहर निकालने की वो बहुत ज्यादा हो, तो उसको हम और नहीं बोलेंगे। और तो वो है ना जिससे एलिमेंट जो हम जो एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं वो कम कॉस्ट में एक्सट्रैक्ट कर पा रहे हैं, प्रॉफिट में एक्सट्रैक्ट कर पा रहे हैं। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि हमें कौन कौन सी और जो है वो मिलती है। सो नेचर जो रहता है ओर का वो कैसा हो सकता है, ऑक्साइड ओर मिलती है, सल्फाइड और कार्बोनेट और हैलाइड ओर जो है वो हमें मिलती है। जो मेटल जो होते हैं ज्यादा रिएक्टिव है, जो एलिमेंट्स जो है वो ज्यादा रिएक्टिव जो एलिमेंट्स रहते हैं वो किस में मिलते हैं, कंबाइंड स्टेट में मिलते हैं, किसी के साथ जो है वो रिएक्ट करके कंबाइंड कंपाउंड का फॉर्मेशन कर लेते हैं, तो वो किस में मिलेंगे, कंबाइंड फॉर्म में मिलेंगे। हो सकता है ऑक्साइड में मिले या फिर सल्फाइड में मिले, कार्बोनेट में मिले। और जिनकी रिएक्टिविटी क्या होती है, कम होती है, तो वो हमें फ्री स्टेट में अपनी मिल जाते हैं, नेटिव स्टेट में ही मिल जाते हैं। चलिए सो देखो सबसे फर्स्ट जो है मेरे पास कौन सा है, ऑक्साइड ओर। सो ऑक्साइड ओर के लिए आपको इनका नेम जो है ना वो पता होना चाहिए। जैसे एल्यूमिनियम है तो इसकी ओर कौन सी है, ये ओर का नेम है बॉक्साइड। तो बॉक्साइड जो है वो किसकी ओर है, एल्यूमिनियम की ओर है। अगर आपको बॉक्साइड मिलता है तो इट मीन वहां से आप क्या कर सकते हो, एल्यूमिनियम को एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। उसके नेक्स्ट है कॉपराइट, ये किसका है, कॉपर का है। देन मैग्नेटाइट किसका है, आयरन का है। और ऐसे ही मेरे पास ये तो हो गए ऑक्साइड, फॉर्मूले में देखो ऑक्सीजन है। अब नेक्स्ट है सल्फाइड ओर। सल्फाइड ओर में क्या होगा, सल्फर जो है वो प्रेजेंट होगी। इसमें आप देखो जिंक का, जिंक ब्लेंडे, ठीक है, जिंक ब्लेंडे। और आपके पास गैलेना, गैलेना किसका है, लेड का है। सल्फाइड ओर है मरकरी, सिनेबार, सिनेबार जो है ये किसका है, सल्फाइड ओर है मरकरी का। ऐसे ही आपके पास कॉपर पायराइट और कॉपर ग्लास, ये किसके है, कॉपर के ही है। इसके नेम में ही हमें कॉपर दिख रहा है तो यहाँ से तो हमें क्लियर हो जाएगा। अब गैलेना जो है इसको भी ध्यान में रखना, गैलेना से लेड की ओर जाना है और जिनाबार से किसकी तरफ, मरकरी। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं, कार्बोनेट ओर। कार्बोनेट ओर में कैल्शियम जैसे हो गया, कैल्शियम का लाइमस्टोन, लाइमस्टोन का तो फॉर्मूला भी हमें याद है, क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट, ये फॉर्मूला रहता है केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन में हमने कितनी बार इसकी रिएक्शन जो है वो की थी। नेक्स्ट है जिंक, जिंक के लिए भी आपको ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है, क्या है, कैलामाइन। कैलामाइन क्या है, जिंक का कार्बोनेट ओर है। देन रॉक सॉल्ट जिसको हम क्या बोलते हैं, सोडियम क्लोराइड, NaCl, तो ये किसका क्लोराइड ओर है ये आपके पास। अब देखो यहाँ से हैलाइड ओर जो है ना वो स्टार्ट हो चुकी है। उसके नेक्स्ट है कैल्शियम, कैल्शियम का फ्लोरोस्पार,
और हॉर्न सिल्वर, तो इसमें ये आपका किसका होगा, सिल्वर का होगा। सल्फेट और जो है कैल्शियम का हो गया जिप्सम, जिप्सम हो गया सल्फेट। और उसके बाद एप्सम सॉल्ट जो है वो मैग्नीशियम का है। और ऐसे ही आपके पास लेड और बेरियम के भी सल्फेट ओर्स जो है वो गिवन है। तो इसमें आपको जो मेन फोकस करना है वो आपको इस पे इसका नाम याद कर लेना, मैग्नीशियम का देख लेना, ये सिल्वर होन जो रहता है इसका आप देख लेना, जिप्सम का याद कर लेना, और यहाँ से एल्यूमिनियम, आयरन, और ये मरकरी और लेड। ठीक है, ये मतलब है बहुत सारे, लेकिन आपको याद करने हैं। ठीक है, नेम याद कर लेना, अगर फॉर्मूला नहीं भी होता कोई दिक्कत नहीं है, नेम जरूर याद करना। फॉर्मूला कर लोगे तो और अच्छी बात है। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। अब बात करते हैं कि हम मेटल जो है वो कैसे निकालेंगे मिनरल से। अब ये जो है वो डिपेंड करेगा कि जो मेटल है उसकी रिएक्टिविटी जो है वो कैसी है। चलिए सो देखो, यू हैव लर्न अबाउट द रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल। हमने रिएक्टिविटी सीरीज जो है वो पढ़ ली, उसको याद भी हमने कर लिया था एक बहुत ही सिंपल और इजी ट्रिक के साथ। हैविंग दिस knowledge you can easily understand how metal is extracted from its ore. Some metals are found in earth crust in a free state. free state में कौन सी होंगी, जिनकी रिएक्टिविटी कम है, इसीलिए वो दूसरे के साथ रिएक्ट करके कंबाइन नहीं हुई। then some are found in form of their compound. The metal at the bottom of the activity series are least reactive. कौन कौन सी, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, ये कैसी थी, लीस्ट रिएक्टिव थी। They often found in a free स्टेट। फॉर एग्जाम्पल गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, प्लैटिनम हो गया, कॉपर हो गया, ये सारे जो है ये किस में मिल जाएंगे, फ्री स्टेट में मिल जाएंगे। सो क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि कौन से ऐसे एलिमेंट है जो आपको फ्री स्टेट में मिल रहे हैं, फ्री स्टेट या फिर नेटिव स्टेट, मीनिंग सेम है। तो कौन सा, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, आपके पास प्लैटिनम हो गया। कॉपर एंड सिल्वर आर ऑल्सो फाउंड इन कंबाइंड स्टेट। सो कॉपर और सिल्वर अभी तो हमने इनकी और देखी, तो इट मीन्स ये कंबाइंड स्टेट में भी मिलते हैं। एज सल्फाइड, सल्फाइड और हमने देख ली, और इनकी ऑक्साइड और भी हमने देख ली। तो एक बार फिर से देख लो, सल्फाइड और कहाँ पर है, ये सल्फाइड है, और ये मेरे पास क्या है, ऑक्साइड और है, कॉपर, कॉपर, और उसके बाद यहाँ पर आपके पास सिल्वर की भी, ओके सिल्वर का यहाँ पर नहीं है, हॉर्न सिल्वर ये रहा, क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, द मेटल एट द टॉप ऑफ द एक्टिविटी सीरीज कौन कौन सी है, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम। प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी क्यूट। ठीक है, सो ये सारी कैसी है, रिएक्टिव है। आर ऑल्सो रिएक्टिव दैट आर नेवर फाउंड इन नेचर एज अ फ्री एलिमेंट्स। ये कभी भी फ्री एलिमेंट में आपको नहीं मिलेंगी, ये हमेशा क्या मिलेंगी, कंबाइन में मिलेगी। द मेटल इन द मिडल ऑफ द एक्टिविटी सीरीज कौन सी है, जिंक है, आयरन है और लेड है, आर मॉडरेटली रिएक्टिव। तो ये मीडियम है रिएक्टिविटी में। दे आर फाउंड इन अर्थ क्रस्ट मेनली एज ऑक्साइड, ऑक्साइड, सल्फाइड और कार्बोनेट ओर। सो हमने इनकी सारी ओर्स जो है वो डिस्कस कर ली है। You will find that the ore of many metals are oxide. This is because oxygen is a very reactive element and is a very abundant on the earth. तो मोस्टली आपको क्या मिलेंगी, ऑक्साइड और मिलेंगी। उसका रीजन क्या है कि ऑक्सीजन काफी ज्यादा रिएक्टिव रहता है, तो कंबाइन करके ज्यादा कंपाउंड का फॉर्मेशन कर रहा है। नेक्स्ट देखिए, thus on the basis of reactivity we can group the metal into the following three category. So यहाँ पर हमने तीन कैटेगरी में इसको डिवाइड किया, कौन कौन सी, यहाँ पर ये मेरे पास क्या है, मोर रिएक्टिव है। जो मोर रिएक्टिव मेटल है, अगर उसमें से मेटल को एक्सट्रैक्ट करना है, तो मेटल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम कौन सा मेथड यूज करेंगे, इलेक्ट्रोलिसिस। ये क्या होता है ये भी हम नेक्स्ट देखने वाले हैं, इलेक्ट्रोलिसिस का यूज करेंगे। और अगर मेरे पास क्या है, मॉडरेट है, रिएक्टिविटी क्या है, मॉडरेट है, तो वहां पर हम कौन सा मेथड यूज करेंगे उसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए। एक्सट्रैक्ट मीन्स मेटल को बाहर निकालना और से, इम्प्योरिटीज वगैरह होंगी उसमें। रिडक्शन बाय कार्बन, तो कार्बन का यूज करते हुए हम रिडक्शन करेंगे। देन सिल्वर और गोल्ड फाउंड इन नेटिव स्टेट। सो ये नेटिव स्टेट में अपनी मिलते हैं, मीन्स ये कैसे होते हैं, लेस रिएक्टिव होते हैं, तो फ्री स्टेट में मिलेंगे हमें। ओके, सो मेटल ऑफ अ लो रिएक्टिविटी, मेटल ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी और मेटल ऑफ हाई रिएक्टिविटी, तीन पार्ट में क्लासीफाई किया है। डिफरेंट टेक्निक यूज टू
used for obtaining the metal falling in each category. Several steps are involved in the extraction of pure metal from the ores. तो बहुत सारे steps जो है वो यूज किए जाते हैं. अब देखते हैं कौन कौन से वो स्टेप रहते हैं. चलिए, तो यहाँ से देखते हैं. पहला जो स्टेप होता है कि आपको क्या मिला, एक रॉ ओर मिला. आपने उसको क्या किया, देखा कि अच्छा ये वाला जो मिनरल है इससे हम प्रॉफिट में मेटल जो है वो एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं. तो आपने उसको चूज कर लिया, ये रॉ है, ये मेरे पास और है. और फिर उसको क्या किया, क्रश किया और ग्राइंड किया. क्या किया, क्रश और ग्राइंड किया. फिर सेकंड स्टेप क्या है, आपको फाइन ओर जो है वो मिल चुकी है. उसको अब क्या करना है, कंसंट्रेटेड ओर करना है. सो कंसंट्रेशन के लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए भी हम अलग अलग डिफरेंट मेथड जो है वो यूज करते हैं. अब उसके लिए उस कंसंट्रेशन के लिए हम फिजिकल मेथड कौन सा यूज करते हैं, जैसे हैंड पिकिंग या फिर मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड, जिसमें ओर जो है, जिसमें क्या है, मैग्नेटिक इम्प्योरिटी है. मैग्नेटिक क्या है, इम्प्योरिटी है, या फिर मैग्नेटिक ओर है. उनको सेपरेट करने के लिए हम क्या करेंगे, मैग्नेटिक सेपरेशन टेक्निक जो है वो यूज करेंगे. तो जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जिसमें होगी वो क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक की तरफ कैसा हो जाएगा, जैसे आयरन है. आयरन जो रहता है इसमें जो इम्प्योरिटी होगी, अभी बिल्कुल स्टार्टिंग है ना, तो हम क्या कर रहे हैं, कंसंट्रेट कर रहे हैं ओर को. तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हैंड पिकिंग एक तो मेथड रहता है. सेकंड, फ्लोटेशन का मेथड जो रहता है. थर्ड मेथड जो रहता है वो कौन सा होता है, मैग्नेटिक सेपरेशन का, जिसमें हम क्या करेंगे, मैग्नेट्स का यूज करते हैं और जो इम्प्योरिटी है उनको सेपरेट करते हैं डिपेंडिंग अपॉन देयर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी. अब देखो, जैसे हमने अब और क्या, और के साथ ये इम्प्योरिटी क्या है, इम्प्योरिटी या फिर गैंग पार्टिकल, उसको हम क्या बोलते हैं, गैंग पार्टिकल भी बोलते हैं. गैंग क्या है, और की जो इम्प्योरिटी है, आपको जो ओर मिली है आपने उसको साफ तो नहीं किया, पहले ग्राइंड कर लिया, फिर उसके बाद उसको कंसंट्रेट कर रहे हो. तो कंसंट्रेट में तो आप देखोगे ना कि जो इम्प्योर है उसको बाहर निकाल दिया जाए, और उसके लिए जो भी मेथड सुटेबल होगा आप वो करोगे. आपने उसके बाद आपको हल्का सा मेटल जो है वो दिखा, मतलब इम्प्योरिटी थोड़ी सी साइड हुई, ज्यादा नहीं. आप उस मेटल को यूज नहीं कर सकते अभी भी, उसको और प्योर जो है वो करना पड़ेगा. कैसे, फिर हम क्या करेंगे, उसका कन्वर्जन करेंगे ऑक्साइड में. सो मेटल ऑक्साइड में इसको कन्वर्ट किया. देन अब कन्वर्जन जो है वो कैसे करते हैं, उसके लिए भी मेथड रहते हैं, डिस्कस करते हैं. नेक्स्ट, उसको मेटल ऑक्साइड को फिर क्या करेंगे, उसकी रिडक्शन करेंगे. रिडक्शन पर हमें क्या मिल जाएगा, मेटल जो है वो मिल जाएगा. मेटल अभी भी क्या है, इम्प्योर है. मेटल अभी भी इम्प्योर है, उसको और प्योरिटी के लिए हम क्या करते हैं, रिफाइनिंग करते हैं. अब ये सारे जो स्टेप हमने किए हैं उसको वन बाय वन डिस्कस करेंगे. चलिए, सो ये आपका पूरा एक फ्लो चार्ट है, जिसमें क्या है, सबसे पहले ओर आई, उसको आपने कंसंट्रेट किया. अब कंसंट्रेशन में देखो, मेटल ऑफ हाई रिएक्टिविटी अलग अलग है. जिनकी रिएक्टिविटी हाई है उसको हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ द मोल्टन ओर. ओर जो है उसको मोल्टन फॉर्म जो उसकी रहेगी उसको उसका इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे, और वहां से आपको मिलेगा प्योर मेटल. और जिनकी रिएक्टिविटी क्या है, मीडियम है, वहां पर देखो, वहां पर आपको दो टाइप की ओर मिल सकती है. कौन सी, कार्बोनेट ओर और सल्फाइड ओर. जो कार्बोनेट ओर है उसको ऑक्साइड में कन्वर्ट करना है. मेटल के ऑक्साइड से इजीली हम मेटल जो है इसको एक्सट्रैक्ट कर लेंगे. तो ऑक्साइड के फॉर्मेशन के लिए हम यहाँ क्या करेंगे, इस मेटल को क्या, ओर को क्या करेंगे, हीट करेंगे. बट इन एब्सेंस ऑफ एयर, अगर इन एब्सेंस ऑफ एयर हम हीट कर रहे हैं मींस कैल्सिलेशन हो रहा है. और सल्फाइड ओर जो रहती है, सल्फाइड ओर को हम हीट करेंगे उसका ऑक्साइड बनाने के लिए. तो यहाँ पर रोस्टिंग करते हैं, मींस यहाँ पर हीट जो रहती है वो रहेगी प्रेजेंस ऑफ एयर में ही हीट करते हैं. नेक्स्ट, जिनकी रिएक्टिविटी लो है, सल्फाइड ओर में रहती है, आप सिंपली इसको हीट करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, प्योर मेटल मिल जाएगी. लेकिन और प्योरिटी के लिए हम क्या करते हैं, रिफाइनिंग करते हैं, क्योंकि गोल्ड और ये सब हमें कैसा चाहिए होगा, प्योर चाहिए होगा, है ना, उसी के तो पैसे है. नेक्स्ट देखो, ऑक्साइड हमें मिल गया यहाँ से, जिसकी रिएक्टिविटी क्या है, लो है, मीडियम है, मीडियम है, यहाँ से उसका ऑक्साइड मिला. ऑक्साइड से क्या करना है, रिडक्शन करनी है, और फिर आपको क्या करना है, अगर मेटल और प्योर चाहिए तो उसके प्योरिफिकेशन के अलग अलग मेथड जो है वो हम यूज करेंगे. सो सिंपल सी बात है, ओर मिली, उसको कंसंट्रेट किया, देन उसका ऑक्साइड बनाया, फिर उसके ऑक्साइड को रिड्यूस किया, उसका रिडक्शन करवाया, और रिडक्शन के बाद आपको मेटल मिली. देन फर्दर और रिफाइनिंग करवा दी प्योरिटी के लिए. चलिए, enrichment of ores.
इसको देखते हैं। Ores mined from the earth are usually contaminated with a large amount of impurities such as soil sand called gang. So gang जो impurity है उसको हम gang बोलते हैं. This impurity must be removed from ore prior to the extraction. So वही चीज कि सबसे पहले extraction करने से पहले उसको साफ करना जरूरी है. Of the metal, the process used for removing the gangue from the ore are based on the difference between the physical or chemical properties of the gangue and the ore. अब देखो different separation technique according to their accordingly employed. अब वही चीज है उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज को देखते हुए ही हम चूज करेंगे कि हमें कौन सा मैथड जो है वो यूज करना है उनके सेपरेशन के लिए. जैसे मैंने फर्स्ट आपको मैग्नेटिक प्रॉपर्टी वाला बताया था कि अगर ओर और इम्प्योरिटी जो है उनमें से कुछ क्या है मैग्नेट प्रॉपर्टी जो है रखता है तो वहां पर हम क्या करेंगे उसको मैग्नेटिक सेपरेशन टेक्निक से जो है सेपरेट कर लेंगे. सेकंड क्या था हैंड पिकिंग. ठीक है, अगर हैंड पिकिंग बट टफ टास्क रहता है ना. चलिए नेक्स्ट देखते हैं एक्सट्रैक्शन मैटर लो इन एक्टिविटी सीरीज. सो अब हमने मान लिया कि हमने कंसंट्रेशन जो है वो कर ली है, अब हम एक्सट्रैक्ट करने की तरफ आ चुके हैं. तो स्टार्ट है विथ लो एक्टिविटी सीरीज. सो लो में तो कुछ करना ही नहीं, हम सिंपली हीट करेंगे. पहली चीज जिनकी रिएक्टिविटी कम है वो ऑलरेडी क्या फ्री स्टेट में मिलते हैं, आप सिंपली उसको हीट करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, मेटल मिल जाएगा. सो मेटल लो इन द एक्टिविटी सीरीज आर वेरी अनरिएक्टिव. द ऑक्साइड ऑफ दीज मेटल कैन बी रिड्यूस टू मेटल बाय हीटिंग अलोन. हीट कर दो उसके ऑक्साइड को तो हमें मेटल मिल जाएगा. एग्जाम्पल सिनाबार. अब सिनाबार आप देखो किसकी ओर है, मरकरी की ओर है. व्हेन इट्स हीटेड इन एयर इट इज द फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू द मर्क्यूरी ऑक्साइड. तो यहाँ पर ये कि मरकरी के ऑक्साइड में क्या होगा, कन्वर्ट होगा. इज देन रिड्यूस टू मरकरी फर्दर ऑन हीटिंग. सो स्टेप वो ही है कि ऑक्साइड बनाओ फिर उसको रिड्यूस करो और आपको क्या मिल जाएगा, मेटल मिल जाएगी. सो मरकरी को जो ओर थी उसको हीट किया, ऑक्साइड का फॉर्मेशन किया, फिर इस ऑक्साइड को क्या किया, हीट किया और आपको क्या मिल गया, मरकरी. सो जिनकी रिएक्टिविटी कम है उसको याद करना कितना ईजी है ना, इतने स्टेप ही नहीं है, सिंपली हीट ही करना है. बाकियों में भी इतने नहीं है बट इसमें तो कुछ भी नहीं है. चलिए सिमिलरली कॉपर विच इज फाउंड एज अ कॉपर सल्फाइड. सो कॉपर के जो सल्फाइड इन नेचर कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम इट्स ओर बाय जस्ट हीटिंग. सो कॉपर वाला भी हमने क्या देखा था, फ्री स्टेट में मिल जाता है. तो इसका जो सल्फाइड, अब ये किस में मिल रहे हैं, सल्फाइड ओर में मिल रहे हैं. इसको भी हम क्या करेंगे, सिंपली हीट करेंगे. आपको यहाँ पर कॉपर का ऑक्साइड मिला और उसको फर्दर आपने हीट किया तो आपको क्या मिल गया, कॉपर मिल गया. ठीक है, चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं. अब यहाँ पर सिर्फ मेटल मिली है, कॉपर हमें प्योरिटी में तो चाहिए तो उसको हम रिफाइन भी करते हैं. ठीक है, रिफाइनिंग और ज्यादा प्योरिटी के लिए. एक्सट्रैक्टिंग मेटल इन द मिडल ऑफ द एक्टिविटी सीरीज. अब मिडल वाली जो है उसको कैसे लिखेंगे. सो द मेटल इन द मिडल ऑफ द एक्टिविटी सीरीज सच एज आयरन, जिंक, लेड, copper are moderately reactive. These are usually present as a sulfide and carbonate ore. So जैसे हमने वो फ्लो चार्ट में देखा था, कार्बोनेट और सल्फाइड ओर में मिलेंगे. It is easier to obtain a metal from its oxide as compared to its sulfide as and carbonate. So यहाँ से इट इजियर टू ऑब्टेन मेटल फ्रॉम ऑक्साइड. मेटल जैसे मैंने आपको पहले बताया कि मेटल का जो ऑक्साइड है उससे मेटल को एक्सट्रैक्ट करना, जो रिड्यूस करना वो क्या होगा, इजी होगा एज कंपेयर टू देयर कार्बोनेट और सल्फाइड. तो इसीलिए हम क्या करते हैं, जो उसका कार्बोनेट ओर रहता है या फिर सल्फाइड ओर रहता है उसको हम कन्वर्ट किस में कर लेते हैं, ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं. ऑक्साइड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, दो चीजें हैं, कार्बोनेट ओर है तो क्या करेंगे, कैल्सिनेशन, और अगर सल्फाइड ओर है तो क्या करेंगे, रोस्टिंग. चलिए ओके. So therefore prior to reduction the metal sulfide and carbonate must be converted into metal oxide. The sulfide ore are converted into oxide by heating strongly in presence of excess air. ये क्या है, जिसको हम क्या बोलते हैं, रोस्टिंग. एक्सेस एयर में इसकी क्या होगी, हीट होगी. नेक्स्ट, द carbonate ore are changed into oxide by heating strongly in limited air. सो यहाँ पर एयर जो है वो क्या होगी, लिमिटेड होगी. एयर अगर लिमिटेड है तो क्या हो रही है, कैल्सिनेशन, किसमें, कार्बोनेट ओर में. देन उसके बाद केमिकल रिएक्शन दैट टेक प्लेस ड्यूरिंग द रोस्टिंग एंड. तो ये मेरे पास क्या है, रोस्टिंग वाली है.
देखो केमिकल इक्वेशन लिखोगे तो ज्यादा इम्पैक्ट रहेगा। आंसर आप जब अपना लिखते हो तो वहां पर इक्वेशन प्रॉपर उसका फिजिकल नेचर सब चीजें लिखा हुआ है कि कौन गैस है कौन सॉलिड है और कहाँ पर हीट है, सब चीजें लिखेंगे तो और अच्छा आंसर जो है ना वो फ्रेम होता है। नेक्स्ट कैल्सिनेशन, तो जिंक की कार्बोनेट और है, हीट किया तो ऑक्साइड में कन्वर्ट हुआ और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर चला गया। अब यहाँ पर क्या बन चुका है, ऑक्साइड बन चुका है। ऑक्साइड को हमें क्या करना है, रिड्यूस करना है। चलिए, the metal oxide are then reduced to the corresponding metal by using the suitable reducing agent such as carbon. For example, when zinc oxide is heated with carbon, it reduced to metallic zinc. तो रिडक्शन के लिए हम क्या यूज करेंगे, कार्बन का यूज करेंगे। किसमें, जहां पर मॉडरेट क्या है, रिएक्टिविटी है मेटल्स की। चलिए अब देखो, जिनकी रिएक्टिविटी ज्यादा है, क्या वहां पर हम कार्बन को यूज कर सकते हैं रिड्यूस करने के लिए, वहां पर नहीं कर सकते, क्योंकि वो ऑलरेडी इतनी ज्यादा रिएक्टिव होती है, वो ऑक्सीजन के साथ क्या कर लेंगी, रिएक्ट कर लेंगी, उनकी एफिनिटी ज्यादा होगी ऑक्सीजन के लिए। सो नेक्स्ट देखिए, यू आर ऑलरेडी फेमिलियर विद द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन एक्सप्लेन इन फर्स्ट चैप्टर। ऑक्सीडेशन रिडक्शन पता है, ऑक्सीजन एडिशन हो रही है और हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है तो ऑक्सीडेशन है, हाइड्रोजन ऐड हो रही है और ऑक्सीजन जो है वो रिमूव हो रही है तो रिडक्शन है। नेक्स्ट देखिए, beside using the carbon to reduce metal oxide to metal, sometimes displacement reaction can also be used. So displacement reaction में use की जाती है, जिनकी reactivity क्या होगी, हाई होगी, वो क्या कर लेती है, लो रिएक्टिव जो मेटल है उसको क्या कर लेगी, डिस्प्लेस कर देगी। द हाईली रिएक्टिव मेटल सच एज सोडियम, कैल्शियम एंड एल्यूमिनियम are used as a reducing agent because they displace metal of low reactivity from their compound. For example, when magnesium dioxide is heated with aluminium powder, the following reaction occur. अब देखो मैग्नीशियम जो आप ऑक्साइड है, यहाँ पर एल्यूमिनियम के साथ रिएक्शन हुई तो आपके पास मैग्नीज जो है, सॉरी मैग्नीज है, मैग्नीज का जो ऑक्साइड है, इसको हमने क्या किया, एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट किया तो हमारे पास जो कंपाउंड बना एल्यूमिनियम ऑक्साइड का बना और आपके पास क्या आ गया, मैंगनीज आ गया। मैंगनीज किस स्टेट में है, यहाँ पर देखो लिक्विड स्टेट में है। तो यहाँ पर एल्यूमिनियम जो है ये क्या है, एल्यूमिनियम की रिएक्टिविटी क्या है, ज्यादा है मैंगनीज से, मींस वहां से क्या कर दिया, उसको रिप्लेस कर दिया। अब यहाँ पर पूछ रहे हैं, कैन यू आइडेंटिफाई द सब्सटेंस दैट गेटिंग ऑक्सीडाइज एंड रिड्यूस। तो यहाँ पर देखो मैंगनीज से ऑक्सीजन रिमूवल हो गया, इट मींस उसका क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है। और जो एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम जो है इसके साथ ऑक्सीजन एडिशन हुआ है, इट मींस इसका क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है। एल्यूमिनियम को हमने किस तरह से यूज किया है, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह तो यूज किया है, इट मींस इसका ऑक्सीडेशन होगा। क्या ये चीज आपको क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, these displacement reaction are highly exothermic, एक्सोथर्मिक थी इसीलिए हीट जो है वो निकली, तो मैंगनीज जो था वो मेल्ट हो गया, लिक्विड स्टेट में था। अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व इज सो लार्ज दैट मेटल प्रोड्यूस इन द मोल्टन स्टेट। इनफैक्ट द रिएक्शन ऑफ आयरन ऑक्साइड with aluminium is used to join railway track और cracked machine part. So आप देखो जो आयरन मेरे पास आयरन का ऑक्साइड है, जब उसको क्या किया जाएगा, एल्यूमिनियम के साथ रिएक्शन की, एल्यूमिनियम क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसने क्या कर दिया, आयरन जो था उसको रिड्यूस कर दिया और खुद का ऑक्सीडेशन हो गया। आयरन किस फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में है, क्योंकि ये रिएक्शंस कैसी होती है, हाईली एक्सोथर्मिक होती है, हीट इवॉल्व होती है। इसीलिए हम क्या करते हैं, रेलवे के जो क्रैक रहते हैं लाइंस में, उसको यूज करने के लिए भी हम क्या करते हैं, यूज करते हैं इस रिएक्शन को। तो इस रिएक्शन को बोलते क्या है, हम थर्मिट प्रोसेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, थर्मिट प्रोसेस। एक्सट्रैक्टिंग मेटल टुवर्ड द टॉप ऑफ द एक्टिविटी। सो अब हम आ चुके हैं जिनकी रिएक्टिविटी क्या होती है, ज्यादा होती है, उसको हम कैसे देखते हैं। द मेटल हाई अप इन द रिएक्टिविटी सीरीज आर वेरी रिएक्टिव, दे कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम देयर कंपाउंड बाय हीटिंग विद कार्बन। सो उसको हम कार्बन से हीट करके ऑब्टेन नहीं कर सकते। रीजन बिहाइंड दिस, फॉर एग्जाम्पल कार्बन कैन नॉट रिड्यूस द ऑक्साइड ऑफ सोडियम, मैग्नीशियम और calcium, aluminium to respective metals. This is because these metals have more affinity for oxygen. So मैंने आपको बताया कि ऑक्सीजन के लिए ज्यादा अफिनिटी होती है देन कार्बन। सो वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनेगा, इनके ऑक्साइड बन जाएंगे।
These metal are obtained by electrolytic reduction. तो यहाँ पर electrolytic reduction होता है. For example, sodium, magnesium and calcium are obtained by the electrolysis of their molten chloride. So इनका salt का क्या किया जाता है, molten form जो है वो ली जाती है. The metal are deposit at cathode. मेटल जो है वो कहाँ पर डिपोजिट होती है, कैथोड पर डिपोजिट होती है जो नेगेटिवली चार्ज है. वेयर इज द क्लोरीन इज लिबरेटेड एट अनोड, द पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोड. द रिएक्शंस आर, सो यहाँ पर अब रिएक्शन कौन कौन सी इन्वॉल्व होती है. सो कैथोड पर क्या होता है, सोडियम आपका मेटल जो है वो डिपॉजिट हुआ, और अनोड पर क्या मिलेगी आपको, क्लोरीन गैस मिलेगी. सो यहाँ पर एक ऐसा क्वेश्चन भी बन सकता है कि कैथोड पर और अनोड पर क्या प्रोडक्ट बन रहा है इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन में. सो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं. ऐसे ही एल्यूमिनियम भी ऑब्टेन किया जाता है. रिफाइनिंग ऑफ मेटल. The metal provided by various reduction process described below are not very pure. सो मेटल मिल चुकी है लेकिन वो ज्यादा प्योर नहीं है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इम्प्योरिटी और रिमूव करनी है तो हम रिफाइनिंग जो है वो करेंगे. क्या करेंगे, रिफाइनिंग करेंगे. विच मस्ट बी रिमूव टू ऑब्टेन प्योर मेटल. द मोस्ट वाइडली यूज मेथड फॉर रिफाइनिंग इम्प्योर इम्प्योर मेटल इज इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग. सो रिफाइन करने के लिए भी जो हम मेथड यूज कर रहे हैं वो कौन सा है, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग का है. सो चलिए देख लेते हैं इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग क्या है. मेनी मेटल सच एज कॉपर, जिंक, टिन, निकल एंड सिल्वर एंड गोल्ड, ये सारे हमें प्योर में तो चाहिए होते हैं, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, are refined electrolytically. In this process, the impure metal is made the anode. जो impure metal है उसको क्या बना दिया, anode बना दिया. And a thin strip of pure metal is made the cathode. तो एक pure metal की thick strip ले ली है जिसको किस पे रख दिया, cathode end पर. A solution of the metal salt is used as the electrolyte. So जिस metal से metal का जो salt है उसको हम क्या करेंगे, electrolyte की तरह यूज करेंगे. The apparatus जो है यहाँ पर देखो इस तरह से आपको दिखेगा. तो यहाँ पर क्या है, आपके पास कैथोड है जिसमें हमने प्योर मेटल की थिन स्ट्रिप रखी है, और अनोड पे है इम्प्योर आपके पास मेटल. Okay, so on passing the current through the electrolytic, the pure metal from the anode dissolve into the electrolyte. अब जहां पर impure metal हमने ली थी उसमें से pure वाली जो है वो dissolve होके किस में आ जाएगी, solution में आ जाएगी. An equivalent amount of pure metal from the electrolyte is deposited on the cathode. The soluble impurity go into the solution, whereas the insoluble impurities settle down at the bottom of the anode and are known as anode mud. तो यहाँ पर आपको दिख रहा है, ये इसको हम क्या बोलते हैं, अनोड मड बोलते हैं. सो इलेक्ट्रोलिटिक जो रिफाइनिंग है, यहाँ पर प्योर मेटल है, यहाँ पर इम्प्योर है. जब आप इलेक्ट्रिसिटी करंट जो है वो पास कराओगे, यहाँ से प्योर वाली जो है वो क्या होने लगेगी, सोल्यूशन में आ जाएगी. और सोल्यूशन जो है क्या है, इलेक्ट्रोलाइट है, सॉल्ट मेटल के सॉल्ट सोल्यूशन का. तो वहां से इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ जो मेटल होगी वो किस पे डिपॉजिट हो जाएगी, कैथोड पर डिपॉजिट हो जाएगी. सो ये हमारे पास रिफाइनिंग का प्रोसेस है. सो नेक्स्ट आगे है एनसीईआरटी के क्वेश्चन. सो क्वेश्चन देख लेते हैं. डिफाइन द टर्म द फॉलोइंग टर्म्स. मिनरल क्या है, जो अर्थ क्रस्ट में आपको मिल रहा है, ठीक है, इसकी डेफिनेशन प्रॉपर बुक में मेंशन है, वही आपको लिखनी है. और एक दो मिनरल का नाम भी लिख सकते हो. देन और के लिए आपको लिखना है, और का आप देखो मैग्नीशियम सॉरी आयरन की और कौन सी है उसका नेम लिख सकते हो आप, कॉपर की और कौन सी है, मरकरी की और कौन सी है उसके लिए आप लिख सकते हो. देन गेइंग पार्टिकल कौन से होते हैं, जो इम्प्योरिटी होती है किसकी, और की जो इम्प्योरिटी होती है. चलिए, नेम द टू मेटल विच आर फाउंड इन नेचर इन अ फ्री स्टेट, दैट इज सिल्वर एंड गोल्ड. नेक्स्ट, which chemical process is used for obtaining a metal from its oxide. तो ऑक्साइड से क्या चाहिए, मेटल चाहिए, तो हम क्या करेंगे, रिडक्शन. क्या करेंगे, रिडक्शन करेंगे. ऑक्साइड तक पहुंचकर उसके बाद हम कर देंगे रिडक्शन. रिडक्शन के बाद भी आगे कोई प्रोसेस है तो वो कौन सा है, वो मेरे पास है रिफाइनिंग का. नेक्स्ट है क्रोजन. क्रोजन है, वी हैव लर्न अबाउट द फॉलोइंग अबाउट द क्रोजन इन चैप्टर 1. सो क्रोजन के लिए हमने चैप्टर 1 में हमने पढ़ लिया था कि क्या होता है जब हम एयर में रख लेते हैं मेटल को, तो क्या हो जाता है, वहां पर सल्फाइड और कार्बोनेट के ऑक्साइड जो है वो बन जाते हैं.
सिल्वर आर्टिकल बिकम ब्लैक आफ्टर सम टाइम व्हेन एक्सपोज टू एयर। सो ओपन बाहर रख दिया तो क्या हो जाएगा, ब्लैक कलर का इस पे क्या हो जाता है, ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। दिस इज सल्फाइड। दिस इज बिकॉज इट रिएक्ट विद सल्फर इन द एयर टू फॉर्म अ कोटिंग ऑफ सिल्वर। अब देखो ये वाला सिल्वर सल्फाइड, तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ऐसे ही आपके लिए ये कॉपर वाला भी है कि कॉपर रिएक्ट विद मोइस्ट कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर एंड सोली लूज इट्स शाइन ब्राउन सरफेस। कॉपर का सरफेस कैसा होता है, ब्राउन होता है। जैसे ही आपने उसको बाहर रखा, इसकी रिएक्शन हुई और सरफेस पर क्या बन गया, बेसिक कॉपर कार्बोनेट। और किस कलर का होता है, ग्रीन कलर का। जो आपके पास क्या है, सिल्वर है, इसमें आपको ब्लैक कलर का मिलेगा, यहाँ पर ग्रीन कलर का। आयरन व्हेन एक्सपोज टू द मॉइस्ट एयर फॉर अ लॉन्ग टाइम एक्वायर अ कोटिंग ऑफ अ ब्राउन फ्लेकी सब्सटेंस कॉल्ड रस्ट। सो यहाँ पर क्या हो जाता है, रस्ट का फॉर्मेशन जो है वो हो जाता है किसमें, आयरन के केस में। कॉपर के केस में क्या है, बेसिक कॉपर कार्बोनेट है। सिल्वर के केस में क्या है आपके पास, सिल्वर सल्फाइड है। नेक्स्ट देखिए, सो यहाँ पर एक एक्टिविटी है जिसमें हम देखेंगे, तीन हमारे पास टेस्ट ट्यूब है जिसमें हमने क्या डाला है, आयरन जो है, आयरन के नील डाले हैं। एक में क्या है, वाटर है, और दूसरे में क्या है, बॉइल्ड डिस्टिल्ड वाटर है और आयरन नील है। इसके ऊपर क्या है, एक ऑयल की लेयर है। और थर्ड वाला जो है, इसमें हमने क्या रखा है, कैल्शियम क्लोराइड रखा है। ये कैसा होता है, एक ड्राइंग एजेंट होता है। अब देखो यहाँ पर आप चेक करो कि किसमें रस्ट जो है वो आपको दिखेगा। फर्स्ट वाली जो ट्यूब है यहाँ पर आपको रस्टिंग दिखेगी। सेकंड में क्या है, यहाँ पर एक ऑयल की लेयर जो है वो बन चुकी है। इट मीन्स यहाँ पर जो नेल है वो सिर्फ वाटर के कांटेक्ट में है, एयर के कांटेक्ट में नहीं आ रहा। यहाँ पर भी जो है रस्ट नहीं हुआ। थर्ड वाले में तो कैसा, ये ड्राइंग एजेंट है, तो यहाँ पर भी रस्ट जो है वो नहीं हुई। तो यहाँ से हमने क्या कंक्लूजन निकाला कि इन ट्यूब ए बोथ एयर एंड वाटर आर प्रेजेंट, इन ट्यूब बी देयर इज नो एयर डिजॉल्व इन द वाटर, इन ट्यूब सी देयर इज अ एयर, द एयर इज ड्राई। तो रस्ट जो बनती है उसके लिए एयर और वाटर दोनों का होना क्या है, इंपॉर्टेंट है, तभी रस्ट का फॉर्मेशन होगा, जैसे इन दोनों केसेस में नहीं हुआ। सो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, प्रिवेंशन ऑफ क्रोजन। सो क्रोजन से हम कैसे बच सकते हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन कैन बी प्रिवेंटेड बाय पेंटिंग, ऑयलिंग, ग्रीसिंग, गैल्वेनाइजिंग, क्रोम प्लेटिंग एंड एनोडाइजिंग और मेकिंग अलॉय। Galvanization क्या है? Galvanization is a method of protecting steel and iron from the rusting by coating them with a thin layer of zinc. The galvanized article is protected against a rusting even the zinc coating is broken. तो ऐसा क्या है कि जिंक, पहले तो हमने गैल्वेनाइज कर दिया कि जिंक की कोटिंग कर दी इन मेटल पर। अब अगर ये कोटिंग ब्रेक भी हो जाती है फिर भी रस्ट नहीं लगता। रीजन क्या है, जिंक जो है ये क्या होता है, जिंक इज मोर रिएक्टिव। तो ये वापस से क्या कर लेगा, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ऑक्साइड लेयर जो है वापस से फॉर्मेशन कर लेता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अलॉय इज अ वेरी गुड मेथड ऑफ improving the property of metal. We can get the desired property by this method. For example, iron is most widely used metal. अब देखो अलॉइंग क्या है, आयरन जो है बहुत जगह पे यूज होते हैं, लेकिन इसको रस्ट लग जाता है, एयर में रखते हैं, मॉइस्चर में रखते हैं, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, so widely used in metal, but it is never used in its pure state. This is because pure iron is a very soft and stretchable easily when hot. So जब ये गर्म होता है तो इसको easily stretch और soft हो रहता है. If it is mixed with the small amount of carbon, अगर इसको कार्बन के साथ मिक्स कर दिया जाए बहुत small amount में, it become hard and strong. When iron is mixed with nickel and chromium, so यहाँ पर मिक्सचर ध्यान में रखना किस किस के साथ, निकल एंड क्रोमियम के साथ मिक्स करेंगे तो क्या बन जाएगा, स्टील। स्टेनलेस स्टील का फॉर्मेशन होता है विच इज हार्ड एंड डज नॉट रस्ट। दस इन आयरन, इफ आयरन इज मिक्स्ड विद सम अदर सब्सटेंस, its property change. In fact, the properties of any metal can be changed if it is mixed with some other substance. The substance added may be metal or non-metal. वो metal भी हो सकता है और non-metal भी हो सकता है। एन अलॉय इज अ होमोजेनियस मिक्सचर। अलॉय क्या है, एक होमोजेनियस मिक्सचर है। और नेक्स्ट क्या है, मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल। सो ये डेफिनेशन याद रखना, अगर आ जाए व्हाट इज अलॉय,
So alloy is a homogeneous mixture of two or more metal or a metal and a non-metal. It is prepared by first melting the primary metal and then dissolving the other element in it in definite proportion. It is then cooled at room temperature. So homogeneous क्यों है? क्योंकि यहाँ पर एक फिक्स डेफिनेट रेशियो में क्या किया जाता है, मेटल्स को ऐड किया जाता है, मेटल और नॉन मेटल को। आगे देखते हैं, प्योर गोल्ड known as 24 carat is a very soft. It is therefore not suitable for making jewelry. It is alloyed with either silver or copper. So it means जो आप सोना पहन रहे हो वो प्योर नहीं है, उसमें कुछ मिक्स हुआ होता है। अगर वो प्योर होता तो उसकी ज्वेलरी नहीं बन पाती। So generally in India 22 carat gold is used for making ornament. It means that 22 parts of pure gold alloyed with 2 parts of either copper and silver. So copper और silver दोनों में से कोई भी हो सकता है। So next मूव करते हैं। If one of the metal is mercury, then the alloy is known as amalgam, or the electrical conductivity and melting point of alloy is less than the pure metal. For example, brass, an alloy of किसकी alloy है? Copper and zinc की, and bronze is a alloy of copper and tin. आर नॉट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कॉपर तो गुड कंडक्टर है, लेकिन जब ये इसकी अलॉय बन गई तो प्रॉपर्टीज चेंज होगी, तो ये कैसे होती है? पुअर कंडक्टर होती है इलेक्ट्रिसिटी के। वेयर इज कॉपर इज यूज फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिकल सर्किट, सोल्डर एंड अलॉय ऑफ लेड एंड tin has a low melting point and is used for welding electrical wires together. सो यहाँ तक हमारा अलॉय वाला कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होता है। किसी को कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो या फिर अकेडेक्सेल के टेलीग्राम चैनल पर। चलिए, सो द वंडर ऑफ एंशिएंट इंडिया इन द मेटलर्जी। सो ये यहाँ पर ये आपके लिए पॉइंट है, मोर टू नो, इसको पढ़ लेना कि क्या लिखा है, कुछ ऐसा फैक्ट है, मे बी आपको कुछ और अच्छा नया जो है वो सीखने को मिल जाए, तो ये आपके लिए है। चलिए, सो यहाँ से अब स्टार्ट होते हैं एनसीईआरटी के क्वेश्चन। तो बच्चे इस क्वेश्चन में देखो क्या गिवन है, मेटेलिक ऑक्साइड है जिंक का, मैग्नीशियम का और कॉपर का। तो इसको क्या किया गया है, यहाँ पर पूछा गया है कि किसके साथ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो है वो शो करेगा। तो सबसे पहले तो आप रिएक्टिविटी सीरीज जो है वो लिख लो, पोटेशियम, सोडियम, देन कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक और आयरन और लेड, और फिर यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा हाइड्रोजन, कॉपर, सिल्वर, है ना। अब देखो जिंक का ऑक्साइड है, जब इसके जिंक के साथ रिएक्शन होगी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं होगी। मैग्नीशियम के साथ कर लेगा क्योंकि मैग्नीशियम क्या है, ज्यादा रिएक्टिव है, कॉपर लेस रिएक्टिव है, तो यहाँ पर रिएक्शन जो है वो शो नहीं करेगा। मैग्नीशियम ऑक्साइड ऑलरेडी क्या है, ज्यादा रिएक्टिव है, तो जिंक के साथ नहीं करेगा, मैग्नीशियम खुद के साथ भी नहीं करेगा, कॉपर लेस रिएक्टिव है, इसके साथ भी नहीं करेगा। कॉपर ऑक्साइड जिंक के साथ, कॉपर यहाँ पर कहीं आता है, जिंक जो है वो यहाँ पर है, तो मींस यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगी। देन मैग्नीशियम के साथ आप देखो कॉपर यहाँ पर है, मैग्नीशियम ऊपर है, तो यहाँ पर भी हो जाएगी, कॉपर के साथ नहीं होगी, तो ये आपका आंसर होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, विच मेटल डू नॉट कोरोड इजिली, कौन सी मेटल जो है वो इजिली क्या कोरोड नहीं होती। तो जिनकी रिएक्टिविटी क्या होती है, लो रिएक्टिविटी मेटल्स जो है वो इजिली कोरोड नहीं होती। मोर रिएक्टिविटी जिनकी होती है वो क्या कर लेते हैं, रिएक्ट कर लेते हैं, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हो जाती है तो ऑक्साइड बन जाते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होगा लो रिएक्टिविटी मेटल्स में। नेक्स्ट, व्हाट आर अलॉय। सो अलॉय क्या है, सिंपल डेफिनेशन है आपके बुक में कि मिक्सचर है, कौन सा होमोजीनियस मिक्सचर है, किसका, मेटल, नॉन मेटल या फिर दोनों मेटल्स का। नेक्स्ट, एन ओर ऑफ, सो यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। एन ओर ऑफ मैग्नीज मेटल इज, सो मैग्नीज की ओर कौन सी होगी, पाइरोलुसिट, हमारे पास क्या होगी, ओर होगी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ओर ऑफ आयरन, आयरन की ओर कौन सी है, हेमेटाइट। नेक्स्ट, द मेटल कैन बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बॉक्साइड ओरेज, सो बॉक्साइड ओर किसकी ओर होती है, एल्यूमिनियम की, तो यहाँ से हम एल्यूमिनियम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट, द टू मेटल विच कैन बी एक्सट्रैक्टेड बाय जस्ट हीटिंग देयर सल्फाइड, सो जिनकी रिएक्टिविटी क्या है, कम है, मिडिल रिएक्टिविटी क्या है, लो है, उनको हम इजिली उनके सल्फाइड से हीट करके एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, तो वो कौन सी है, मर्करी एंड कॉपर। नेक्स्ट, अ कॉमन मेटल विच इज हाईली रेजिस्टेंट टू क्रोजन, क्रोजन में रेजिस्टेंस शो करती है, वो कौन सी है, वो है आपके पास एल्यूमिनियम। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। एन इंपॉर्टेंट ओर ऑफ जिंक, जिंक की ओर मैंने बोला था याद करने के लिए, कौन सी है, कैलामाइन।
कैलामाइन कौन सी है? कार्बोनेट ओर है इसकी। नेक्स्ट, द टू मेटल्स विच आर एक्सट्रैक्टेड बाय मींस ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन ऑफ देयर मोल्टन सोल्ट। तो मोल्टन सॉल्ट किसके हैं? जिनकी रिएक्टिविटी क्या होती है? ज्यादा होती है, हाई रिएक्टिविटी। तो कौन कौन सा है? मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इन अ स्टेनलेस स्टील अलॉय आयरन मेटल इज मिक्स्ड विद। तो आयरन जो है स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए क्रोमियम एंड निकल के साथ क्या होता है? मिक्स होता है। नेक्स्ट, if copper is kept exposed to damp air for a considerable time, it gets a green coating on a surface। तो इस कोटिंग को, जो कोटिंग बनती है वो कैसी होती है? बेसिक कॉपर कार्बोनेट की ये कोटिंग होती है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ओर ऑफ मर्करी मेटल। तो सिनाबार HgCS, ये आपके पास क्या होगी? ओर होगी। नेक्स्ट, कैलामाइन और कैन बी यूज टू एक्सट्रैक्ट वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल। सो कैलामाइन जिंक कार्बोनेट। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग द रिफाइनिंग ऑफ इम्प्योर मेटल द इलेक्ट्रोलिसिस द प्योर मेटल इज डिपोजिट एट। तो इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग में जो प्योर मेटल होती है किस पे डिपोजिट होती है? कैथोड पर। आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। से ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन जो है ना वो आपके प्रोसेस वगैरह में पूछ लिए जाएंगे कि कहाँ से गैस रिलीज हुई, कहाँ पर जो प्रोडक्ट है वो फॉर्म हुआ। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम द हेमेटाइट ओर। सो हेमेटाइट ओर किसकी है? आयरन की है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट मूव करते हैं। द मेटल विच कैन बी एक्सट्रैक्टेड सिंपली बाय हीटिंग द सिनाबार ओर इज। तो सिनाबार ओर किसकी है? मरकरी की है। तो देखो सिनाबार जो है इसलिए बार बार रिपीट हो रहे हैं क्योंकि ये आपके बुक में मेंशन है, तो इसका किसी तरह से भी क्वेश्चन जो है वो बन सकता है। आगे बढ़ते हैं। ड्यूरिंग द गैल्वेनाइजेशन आयरन मेटल इज गिवन अ थिन कोटिंग ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज। सो किसकी कोटिंग दी जाती है? जिंक की कोटिंग जो है वो की जाती है किसमें? गैल्वेनाइजेशन में। अब क्यों की जाती है? क्रोजन से प्रिवेंट करने के लिए। The article made of silver metal become dark on prolonged exposed to air. This is due to the formation of layer of its. So यहाँ पर सिल्वर पर क्या हो जाता है? सल्फाइड की लेयर बन जाती है, सिल्वर सल्फाइड की। तो इसीलिए कलर कैसा हो जाता है? ब्लैक। आगे बढ़ते हैं। जिंक ब्लेंड और कैन बी कन्वर्टेड टू जिंक ऑक्साइड बाय द प्रोसेस ऑफ। सो जिंक ब्लेंड है मेरे पास, तो ये कैसे सल्फाइड और है? तो सल्फाइड में क्या होता है? रोस्टिंग होगा। ठीक है, अगर क्या होता? जिंक कार्बोनेट होता, जिंक कैलामाइन होता, तो हम क्या करते? कैल्सिनेशन। नेक्स्ट आगे देखिए। सो यहाँ से वेरी शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। व्हाट केमिकल प्रोसेस इज यूज्ड फॉर ऑब्टेनिंग अ मेटल फ्रॉम इट्स ऑक्साइड। तो कौन सा प्रोसेस है? अगर आपके पास मेटल ऑक्साइड बन चुका है तो नेक्स्ट तो क्या बचता है? रिडक्शन प्रोसेस करेंगे। नेक्स्ट, स्टेट टू वेज टू प्रिवेंट द रस्टिंग ऑफ आयरन। क्या ऑयल और ग्रीस करके आप बचा सकते हो, गैल्वेनाइजेशन कर सकते हो। एक्सप्लेन व्हाई आयरन शीट कोटेड विद जिंक। सो जिंक जो है ये कैसा है? ज्यादा रिएक्टिव क्या होता है? ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट होता है। ये क्या करता है? एक ऑक्साइड लेयर का फॉर्मेशन कर लेता है। ठीक है, तो उस वजह से क्या है? हम रस्टिंग जो है, रस्ट के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? एयर एंड मॉइस्चर। तो और वहां पर क्या है? रिएक्टिविटी के लिए फिर मॉइस्चर जो ये रिक्वायर्ड होगा। तो जिंक की आपने कोटिंग करती मींस एक लेयर वहां पर फॉर्म हो चुकी है। अब नेक्स्ट देखते हैं। इन वन मेथड यूज्ड फॉर रस्ट प्रिवेंशन द आयरन इज नॉट कोटेड विद एनीथिंग, व्हाट इज दिस। सो यहाँ पर हम क्या करते हैं? अलॉइंग। क्या करते हैं? अलॉय करते हैं। अलॉय का फॉर्मेशन जब करते हैं तो वहां पर जो आयरन है उसको कोट नहीं किया जाता उसके सरफेस में। जैसे हम क्या क्या क्रोमियम और निकल और आयरन को मिक्स करके क्या बनता है? स्टेनलेस स्टील बनती है, जो काफी क्या होती है? हार्ड होती है, स्टेनलेस स्टील, और इस पे रस्ट भी नहीं लगता। नेक्स्ट, व्हाट इज द थर्माइट रिएक्शन? एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एन इक्वेशन, स्टेट वन यूज ऑफ दिस रिएक्शन। सो यहाँ पर याद करो, हमने ये किस में देखा था? जिसमें हमने देखा था कि एल्यूमिनियम जो है उसको यूज किया जाता है एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, और एल्यूमिनियम का जो किसका? आयरन का जो ऑक्साइड है, आयरन का जो ऑक्साइड है उसको रिएक्ट किया जाएगा एल्यूमिनियम के साथ, और फिर आपके पास क्या बनेगा? एल्यूमिनियम का ऑक्साइड बनेगा,
एल्यूमिनियम का ऑक्साइड बनेगा और आयरन आपके पास लिक्विड फॉर्म में रहेगी। ये जो रिएक्शन होती है ये कैसी होती है, हाईली एक्सोथर्मिक रहती है, इसीलिए आपके पास जो मेटल है वो किस में चला जाता है, लिक्विड में रहता है। और अगर ये लिक्विड में है तो इसको हम कहाँ पर यूज करते हैं, रेलवे लाइंस को, ठीक है। और मशीन्स के जो पार्ट्स क्रैक रहते हैं उसमें भी हम क्या करते हैं, इस रिएक्शन को यूज करते हैं। तो वो सारा डेटा जो आपको वहां पर मेंशन है, हर एक चीज जो है वो लिखनी है आपको। आगे बढ़ते हैं। सो यहाँ पर आपको मैच करना है कि इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन जो है वो किन की होती है, रिडक्शन विद कार्बन किसके साथ होती है, रिडक्शन विद एल्यूमिनियम किसके साथ होती है। सो रिडक्शन, इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन किसकी होगी, मोर रिएक्टिव, मोर रिएक्टिव मेटल्स की होगी। तो यहाँ पर आप देखो कौन कौन सा है मोर रिएक्टिव मेटल आपके पास, एल्यूमिनियम हो गया, सोडियम हो गया, ठीक है। इनका क्या होगा, इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन होगा। रिडक्शन विद कार्बन, सो कार्बन के साथ किसकी, जिंक की, आयरन की, मैंगनीज की, और आपके पास टिन की। सो यहाँ पर किसकी होगी, कार्बन के साथ होगी। अल्यूमिनियम के साथ हम किसकी, आयरन की थी हमने, ठीक है। और हमने किसकी थी, मैंगनीज की। सो कार्बन के साथ क्या क्या है, जिंक हो गया, और आपके पास क्या हो गया, टिन, और एक आपके पास कोई और है क्या, नहीं। और यहाँ पर नेक्स्ट एल्यूमिनियम के साथ क्या है, आयरन है, और क्या है, मैंगनीज है। तो ये इसके साथ चले जाएंगे, क्लियर है। अब नेक्स्ट मूव करते हैं। How does the method used for extracting a metal from its ore depending upon the metal position in the reactivity। तो बच्चे यहाँ पर आपको पहले रिएक्टिविटी सीरीज लिखनी है, फिर उसके अकॉर्डिंग आपको देखना है कि हाई जो है उसका इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन होता है, मीडियम जो रहती है जिनकी रिएक्टिविटी हम वहाँ पर क्या करते हैं, कार्बन का यूज करते हैं रिडक्शन के लिए, ठीक है। और जो जिनकी रिएक्टिविटी क्या होती है, लो होती है, वो तो सिंपली हीटिंग से क्या हो जाते हैं, एक्सट्रैक्ट हो जाते हैं। तो प्रॉपर आपको लिखना है। और एग्जाम्पल के लिए आप शॉर्ट आंसर है तो आप एग्जाम्पल पहले तो वो बना दो, ठीक है। वो जो हमारे पास पूरी सीरीज है उसको कैटेगराइज कर दो कि 3 पार्ट में हमने डिवाइड किया, और हर एक के लिए नेम लिख दो कि इसके लिए हम ये करते हैं, इसके लिए ये करते हैं, और एक एक एलिमेंट का नेम लिख दो। नेक्स्ट मूव करते हैं लॉन्ग टाइप क्वेश्चन। सो इसमें विच मेटल इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बॉक्साइड ओर, तो बॉक्साइड ओर से कौन सी मेटल होती है, एल्यूमिनियम आपके पास मिलेगी। गिव द नेम ऑफ वन ओर ऑफ आयरन, सो हमने बहुत सारी ओर्स का देखा है, आप वहां से एक आयरन की ओर लिख दो, उसका फॉर्मूला भी लिख दो और बेटर रहेगा। देन विच आयरन कंपाउंड इज प्रेजेंट इन दिस ओर, सो ओर लिखोगे तो आपको बताना है कि कार्बोनेट है या फिर ऑक्साइड है, कौन सा प्रेजेंट है, राइट इट्स केमिकल फॉर्मूला। डिस्क्राइब द एक्सट्रैक्शन ऑफ जिंक मेटल फ्रॉम इट्स सल्फाइड ओर, तो जिंक ब्लेंडेड, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, रोस्टिंग करते हैं। रोस्टिंग की आपको इक्वेशन लिखनी है, कैसे आपको मेटल जो है वो प्रोवाइड मिल रही है। एक्सप्लेन व्हाई द गैल्वेनाइज्ड आयरन आर्टिकल इज प्रोटेक्ट, तो ये भी आपको क्लियर है। नेम द कॉमन मेटल विच इज हाईली रेजिस्टेंस टू क्रोजन, दैट इज एल्यूमिनियम। क्लियर है। तो ये जितने भी क्वेश्चन है आपको प्रॉपर उनका आंसर जो है वो बनाकर लिखना है। तो ये हमारे पास आज मेटल और नॉन मेटल का लेक्चर था। सो आज हमारा ये चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो गया है। तो अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप हमसे टेलीग्राम पर पूछ सकते हो। तो बच्चे थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।